अब आपको बताएं, एक फेमस फोर्स है टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स हम इसको कैपिटल टी से लिखा करेंगे। तो टेंशन फोर्स बहुत परेशान करता है लोगों को, लेकिन अगर आप इसकी कुछ बातें जानो और मानो तो फिर कभी आपको परेशान नहीं करेगा। पहला पॉइंट ये है कि ये जो टेंशन फोर्स है ये हमेशा तनी हुई रस्सी में होता है। अगर रस्सी में स्ट्रेचिंग है तो ये फोर्स होगा। तो टेंशन फोर्स इट ऑलवेज फॉर इन स्लैक स्ट्रिंग ऑब्लिक स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग। स्लैक मतलब ढीली, और ये तनी हुई। तो जवाब है कि ये गलत है भाई। स्लैक स्ट्रिंग में ये कभी नहीं होता, ये हमेशा किस में होता है? स्ट्रेच स्ट्रिंग में होता है। दूसरा इसकी जो खास बात है कि ये म्यूचुअल होगा और हमेशा डायरेक्शन में रस्सी की लेंथ के अलोंग होगा। मैं डायग्राम बना के दिखाऊंगा इसको। तो इट ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग लेंथ ऑफ रस्सी। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मतलब अगर ये रस्सी बना ली हमने, तो टेंशन फोर्स जो है ना कभी रस्सी की लंबाई से कुछ एंगल कभी नहीं बनाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो रस्सी के अलोंग होगी। और कैसी होगी ये भी सीखो। इट ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। इट इज म्यूचुअल फोर्स। म्यूचुअल फोर्स, म्यूचुअल फोर्स का मतलब हो गया इधर प्लस उधर, मतलब जो इसकी डायरेक्शन होगी वो इधर प्लस उधर वाली होगी। इट इज म्यूचुअल फोर्स एंड ऑलवेज ट्राई। स्टूडेंट्स टेंशन फोर्स को सही से डायग्राम नहीं बनाओगे तो फिर आप आने वाले समय में फंसोगे, क्योंकि टेंशन फोर्स न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में भी यूज होगा और इधर सर्कुलर मोशन में इसकी जरूरत इसलिए बता रहा हूं, डिटेल में पूरा बता रहा हूं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में नहीं बताना पड़ेगा। इट इज म्यूचुअल फोर्स एंड ऑलवेज ट्राई टू डिक्रीज लेंथ ऑफ रस्सी। ये रस्सी है, स्ट्रेच है, रस्सी है और स्ट्रेच है। समवन रिप्रेजेंट टेंशन फोर्स इस तरीके से। देखो उसने ये इधर और उधर वाली बात तो दिखा दी। टेंशन फोर्स इधर भी है, टेंशन फोर्स उधर भी है, बट ये गलत तरीका है। ये आपको जो है परेशान करेगा इस तरीके से अगर चलोगे। ये जो लिखा गया उस पर गौर करें। आपके टेंशन फोर्स को बनने के बाद, बनाने के बाद देख करके ऐसा फील आना चाहिए कि टेंशन फोर्स जो है वो रस्सी की लंबाई को कम करने की कोशिश कर रहा है। तो जरा इसको देखो, इस पिक्चर को। लाल पेन वाला सही है। म्यूचुअल वाली बात आ गई, इधर और उधर, और ये दोनों के दोनों टेंशन पिक्चर में ऐसे दिखाई दे रहे हैं, नजर आ रहे हैं कि ये लोग रस्सी की लंबाई को क्या कर देंगे? कम कर देंगे। अगर रस्सी का एक पॉइंट देखिएगा, ये आपने एक पेंडुलम लिया, हैवी बॉब होता है, रस्सी से बांध दिया। तुम ये देखा करो कि रस्सी के दो पॉइंट इंगेज कहां पर हैं। अब यहां पे रस्सी के दो पॉइंट है, वो यहां पर भी इंगेज है, यहां पर भी इंगेज है।
इन्हीं दोनों पॉइंट के बीच में टेंशन फोर्स दिखाना है, म्यूचुअली दिखाना है, मतलब इधर प्लस उधर के साथ दिखाना है, और प्लस सिचुएशन ऐसी है कि वो रस्सी की लंबाई को कम करेंगे, तो ऐसे दिखाइए। ये दोनों के दोनों जो एरो आपको दिखाई दे रहे हैं वो ये फील ला रहे हैं कि दोनों टेंशन रस्सी की लंबाई को क्या करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। जरा ये देखिएगा, ये डायग्राम देखिए, ये पुली है और इसके ऊपर से ये रस्सी जा रही है। यहां पर कुछ मास लटका दिया गया है, यहां पर कुछ मास लटका दिया गया है, टेंशन फोर्स दिखाना है। तो रस्सी का एक पॉइंट यहां पर इंगेज है, एक पॉइंट पुली के साथ टच में है, ये देखिए टेंशन। और आपके सिलेबस में जो रस्सी है वो मासलेस है, और मासलेस रस्सी में टेंशन एवरीवेयर विल बी सेम। अब इधर आ जाओ, यहां पर रस्सी का एक पॉइंट यहां पर एंगेज है, एक पॉइंट यहां पर एंगेज है, तो ये टेंशन। टेंशन दिखाने की आदत डालो पहले, क्योंकि रस्सी एक ही जैसी है और वो मासलेस है। रिपीट करता हूं इस बात को कि आपके सिलेबस की जो रस्सी है वो मासलेस है, एंड फॉर मासलेस रस्सी टेंशन विल बी सेम एवरीवेयर। हम इसको फिजिक्स के लॉस पे लॉस लगा के प्रूव भी कर सकते हैं, कभी मौका मिलेगा तो करेंगे, पर टेंशन दिखाने की आदत डालिए। अब जो जिसका टेंशन वो उससे हमेशा अवे होगा। जैसे देखिएगा, इसका नाम है बॉब, BOB बॉब, तो बॉब से दूर जाने वाला टेंशन, ये टेंशन बॉब पर है, और ये सपोर्ट है जहां पे रस्सी बांधी गई है, सपोर्ट से दूर जाने वाला टेंशन ये है। वैल्यू में दोनों सेम होंगे, वैल्यू में दोनों सेम होंगे। इधर आइए, ये वाला जो एरो है वो पुली के इस पॉइंट से दूर जा रहा है, तो ये पुली के, अगर मैं पुली के इस पॉइंट को P1 लिख दूं तो ये टेंशन P1 पर है, और ये जो टेंशन है ये ब्लॉक पर है, B फॉर ब्लॉक। सिमिलरली अगर पुली के रस्सी ने पुली को इस पॉइंट P2 पे टच किया है तो ये टेंशन है P2 पॉइंट पर, और इस ब्लॉक को अगर मैं B नाम देता हूं, इसको A नाम देता हूं, तो ये हो गया A का टेंशन। यानी जिस पॉइंट का टेंशन होगा वो हमेशा उससे क्या होगा, अवे होगा। तो ये हैबिट में लाना पड़ेगा अगर हमें टेंशन फोर्स को इस चैप्टर में यूज करना है, इस्तेमाल करना है तो। जैसे ये देखिएगा, एक डायग्राम और बनाते हैं, रस्सी बदल जाएगी, टेंशन बदल जाएगा, ब्लॉक 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 ब्लॉक, पुली और ब्लॉक। इस ब्लॉक का नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है C, इसका नाम है D। इट इज म्यूचुअल, ये म्यूचुअल फोर्स होता है। एंड ऑलवेज ट्राई टू डिक्रीज द लेंथ ऑफ द रस्सी, आदत में डालो। तो ये एरो बनाया है, दोनों एरो रस्सी की लंबाई को कम करेंगे, दोनों एरो रस्सी की लंबाई को कम करना का चाहते हैं। दोनों के दोनों टेंशन वाले फोर्सेस वांट टू डिक्रीज द लेंथ ऑफ रस्सी। नाउ बी केयरफुल, इस वाली रस्सी का एक पॉइंट यहां एंगेज है, एक पॉइंट यहां एंगेज है, ये देखिए टेंशन, यहां एंगेज है, यहां एंगेज है टेंशन। पहले ये काम कर लिया आपने। अब सपोज कर लीजिए मैंने इस वाले टेंशन को T लिखा, तो ये भी T होगा, वही सेम रस्सी है, T और T। आपके सिलेबस की रस्सी मासलेस है, और यहां देखिए रस्सी बदल गई है, तो यहां पे टेंशन क्या लिख दिया, T डैश T डैश, यहां लिख दिया T डबल डैश T डबल डैश, यहां लिख दिया T ट्रिपल डैश और T ट्रिपल डैश। समझ पाए? अब देखिए A से जो दूर जा रहा है वो A पर टेंशन है, B से जो दूर जा रहा है वो B पर टेंशन। अगर आप B को अलग निकाल लो, अगर आप B को अलग निकाल लो तो B पर एक टेंशन है T ट्रिपल डैश, और एक इधर क्या है T डबल डैश। समझ पाए? इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत अच्छे से, क्योंकि आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे जब ये तुम्हें टेंशन फोर्स को प्रेजेंट रिप्रेजेंट करना नहीं आता होगा। और ये ऐसे ही आएगा जैसे लिखाया गया ना, वैसे
फटाफट टेंशन, डिक्रीज द लेंथ ऑफ द रस्सी, पहले वो काम कर लो, रस्सी बदल गई, टेंशन बदल गया। और एक ही रस्सी है, मासलेस है, तो हर जगह पर वो चाहे, जैसे मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि एक ही रस्सी है और यहाँ पे क्लैंप किया, यहाँ पे कुछ क्लैंपिंग करी, यहाँ पे क्लैंपिंग की, यहाँ पे क्लैंपिंग करी, और एक ये क्लैंप, तो देखो रस्सी तो सेम है, टेंशन दिखा दो ये। टी 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 टी, अगर ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ए पर टेंशन ये, बी पर टेंशन ये, इधर भी है, ठीक है, क्लियर है बात? गो फॉर दिस। तो नेक्स्ट फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ये भी बड़ा परेशान करता है लोगों को, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। हम इसको कैपिटल एन से लिखेंगे, बहुत जगहों पे इसको कैपिटल आर से लिखते हैं, बट हम एन से लिखेंगे। तो पहली खास बात क्या है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की, कि जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, व्हेन टू सरफेसेस या फिर टू बॉडीज, ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो, मेक कॉन्टेक्ट, then this force form। अगर दो सरफेसेस एक दूसरे के साथ टच में हैं या दो बॉडीज एक दूसरे के साथ में टच में हैं, तो ये फोर्स बनता है। दूसरा, ये जो फोर्स होगा वो म्यूचुअल होगा और कॉन्टेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। इट इज म्यूचुअल फोर्स, और म्यूचुअल का मतलब मैं बता चुका, इधर प्लस उधर। म्यूचुअल का मतलब होता है इधर भी उधर भी। इट इज म्यूचुअल फोर्स एंड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू contacting surfaces हमेशा कॉन्टेक्टिंग सरफेस से परपेंडिकुलर होगा। चलो अब एक डायग्राम बना लेते हैं। एक बॉक्स ये है और एक बॉक्स ये है। तो भाई इनकी कॉन्टेक्टिंग सरफेस ये रही। तो नॉर्मल रिएक्शन जो फोर्स है वो कॉन्टेक्टिंग सरफेस पर होता है और म्यूचुअल होता है। ध्यान देना, इधर गौर करना, और इसके बाद हम इसको लिखा भी देंगे। और हमेशा कॉन्टेक्टिंग सरफेस से परपेंडिकुलर। तो देखिए ये मैंने फोर्स बनाया कॉन्टेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर। ये मैंने फोर्स बनाया कॉन्टेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर। जो तीर आप बनाएंगे ना वो कॉन्टेक्टिंग सरफेस को आर पार नहीं करना चाहिए, ये याद रखना, बहुत हेल्प करेगा ये आपको। ये तीर आप ऐसे कॉन्टेक्टिंग सरफेस को क्रॉस ना करा देना, गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। और एक मैंने कॉन्टेक्टिंग सरफेस, क्योंकि म्यूचुअल है ये, एक ये बना लिया। तीर कॉन्टेक्टिंग सरफेस के आर पार नहीं करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब ये बन गया। अब ये देखो कौन किसको दबा रहा है। अगर मैं इस बॉक्स को ए लिखता हूं, इस बॉक्स को बी लिखता हूं, एंड वी ऑल आर लकी कि जो दोनों तीर बने हैं वो कलरफुल हैं। तो नीला वाला तीर किसको दबा रहा है? नीला वाला तीर किस बॉक्स को दबा रहा है? बी वाले को। तो भैया ये जो है नॉर्मल रिएक्शन बी पर है।
और ये लाल वाला एरो किस बॉक्स को दबा रहा है? जज हो गया, वैल्यू में दोनों सेम होंगे। इट इज म्यूचुअल फोर्स एंड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू कॉन्टेक्टिंग सरफेसेस। और ये एक रफ पॉइंट है जो मैं तुम्हें बता चुका हूं लेकिन लिख रहा हूं कि टू रिप्रेजेंट नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बनने वाले एरोज को कॉन्टैक्टिंग सरफेसेस के आर पार नहीं करना चाहिए। कर दिया तो क्या हो जाएगा? आने वाले टाइम में आप अपने लिए प्रॉब्लम खड़ी कर लेंगे और कुछ नहीं हो जाएगा। और मैं एक डायग्राम बनाता हूं, ये देखिएगा। ऊपर वाले बॉक्स का नाम ए है, ये बी है और ये सी है। मुझे नॉर्मल रिएक्शन दिखानी है तो बहुत आसान, लेकिन आसान तभी है जब जैसे बता रहा हूं वैसे सीखो। ये कॉन्टैक्टिंग सरफेस है, तो परपेंडिकुलर पर म्यूचुअली दो तीर लगा दीजिए। एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये देखिए कॉन्टैक्टिंग है। एक तीर को कभी भी कॉन्टैक्टिंग सरफेस के आर पार नहीं ले जाना चाहिए। ये देखिए, अब देखते हैं कौन तीर किसको दबा रहा है। तो ये नीला तीर किसको दबा रहा है? बी को। जो नीले ब्लू कलर के जो एरो है वो बी को दबा रहा है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया बी पर। और ये वाला किसको दबा रहा है? सी को, एनसी। ठीक है, एनबी और एनसी की वैल्यू आपस में इक्वल होगी, नो डाउट। अब इधर देखिए, ये वाला एरो किसको दबा रहा है? ए को, तो ये एन ए। और ये वाला एरो किसको दबा रहा है? एनबी। तो एन ए और एनबी की वैल्यू इक्वल होगी। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पर एक बार आपको फिर से सारी पॉइंट्स रिवाइज करा देते हैं। कॉन्टैक्टिंग सरफेस होगी तभी बनेगा। म्यूचुअल फोर्स होता है, इट इज म्यूचुअल फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्टिंग सरफेसेस। और यहीं पर एक बात और लिख दो, ऑल्सो कंप्रेसिव इन नेचर। कंप्रेसिव इन नेचर, जिस पर नॉर्मल रिएक्शन वो हमेशा उसको क्या करता है? दबाता है। ठीक है, तो अगर आपने नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बनाना सीखा और टेंशन फोर्स जैसे बताया था पीछे, तो बल्ले बल्ले आपकी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में होनी है। इस चैप्टर सर्कुलर मोशन में भी आएगा, बट लेकिन मेन जो कमाल आपको देखने को मिलेंगे, बट इसकी आदत डालनी पड़ेगी। तो घर पर जाकर के टेंशन फोर्स को दिखाने वाला और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को दिखाने वाले कुछ डायग्राम्स बनाइए और चेक कराइए। चलिए बात कर लेते हैं सर्कुलर शेप की। सर्कुलर शेप में मान लेते हैं कि दो बॉल हैं और वो मिल रही हैं, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा कि नहीं होगा? तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में जो टेंजेंट बनाओगे वही कांटेक्टिंग सरफेस बन जाएगी। अगर इस बॉल का नाम ए है, इसका नाम बी है, चलिए काम करते हैं। ये रहा, ये वाला नॉर्मल रिएक्शन किस पर होगा और ये वाला किस पर होगा? बी पर। ठीक है, अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल रहा है तो उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो टेंजेंट बनती है वो क्या बन जाती है? कांटेक्टिंग सरफेसेस। ठीक है,
कुछ डायग्राम बनाते हैं और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की और टेंशन फोर्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे आप देखिएगा, ये है हमारे पास में एक प्लेन और इसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दिखाना है। ये रही कॉन्टैक्टिंग सरफेस। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कॉन्टैक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होता है और म्यूचुअल होता है, यानी इधर भी होगा और उधर भी होगा। और जो बात आपको मैंने बताई है वो केवल ये है कि जो एरो आप बनाए ना म्यूचुअल में, इधर से और उधर से, कोई भी एरो सरफेस तोड़ के क्रॉस नहीं होना चाहिए, पेनिट्रेट नहीं करना चाहिए एरो को। अब अगर इस को मैं बॉक्स कह दूं और ये एक झुका हुआ प्लेन कह दूं, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, और हमेशा नॉर्मल रिएक्शन कंप्रेसिव नेचर का होता है, तो फील आता है ना ये वाला एरो बॉक्स को कंप्रेस कर रहा है, दबा रहा है बॉक्स को, यानी कि ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया बॉक्स के ऊपर। और किसके साथ कांटेक्ट कर रहा था? प्लेन के साथ। पहला वाला मतलब नॉर्मल रिएक्शन जिसके ऊपर है, और दूसरे नंबर पे उसका नाम जिसके साथ उसने कांटेक्ट कर रखा है। और ये काला वाला एरो प्लेन को दबा रहा है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया P फॉर प्लेन के ऊपर। और किसकी वजह से है? बॉक्स की वजह से। वैल्यू में दोनों इक्वल होंगे, वैल्यू में दोनों इक्वल होंगे। एक इस तरीके की सिचुएशन है, ये दो इंक्लाइंड प्लेन है, ये दो इंक्लाइंड प्लेन है, इसके बीच में कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है। ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है इसके बीच में, मुझे नॉर्मल रिएक्शन दिखाना है। तो ये रही कॉन्टैक्टिंग सरफेस, एक कॉन्टैक्टिंग सरफेस ये रही, इसका नाम है स्फेयर, इसको कह देते हैं प्लेन 1, इंक्लाइंड प्लेन 1, और इसको कह देते हैं इंक्लाइंड प्लेन 2। तो नॉर्मल रिएक्शन दिखाना है, तो रॉकेट साइंस नहीं है अगर प्रैक्टिस में हो जाए। जो कॉन्टैक्टिंग सरफेस है वहां पर 90 डिग्री के एरो बनाइए, म्यूचुअल में बनाइए, इधर भी और उधर भी। एंड कीप इन माइंड, कोई भी एरो कॉन्टैक्टिंग सरफेस के आर पार मत निकालिए, पेनिट्रेट मत करिए। अब इसके बाद जो जिसको दबा रहा है वो उसी पर नॉर्मल रिएक्शन है। तो ये वाला एरो स्फेयर को दबा रहा है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन है स्फेयर पर ड्यू टू प्लेन 1। और ये वाला एरो प्लेन को दबा रहा है, तो ये है नॉर्मल रिएक्शन प्लेन 1 पर ड्यू टू स्फेयर। यहां देखिए, ये वाला जो एरो है ये प्लेन को दबा रहा है ड्यू टू स्फेयर, ये वाला एरो स्फेयर को दबा रहा है ड्यू टू प्लेन 2। दोनों मतलब उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो दोनों ये नॉर्मल रिएक्शंस होते हैं वैल्यू में इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ पर ये दोनों इक्वल होंगे, यहाँ पर ये दोनों इक्वल्स होंगे, ठीक है। कुछ डायग्राम बनाते हैं और टेंशन की प्रैक्टिस करते हैं, टेंशन फोर्स की। तो जैसे एक डायग्राम ये रहा, ये पुली हो गई, इसके ऊपर से पास होने वाली मासलेस रस्सी, यहां एक पुली हो गई, ये बॉक्स ए है, ये बॉक्स बी है। टेंशन दिखाना है, तो रस्सी के दोनों पॉइंट जो इंगेज हैं, जो कहीं पे टच कर रहे हैं, उसके पॉइंट्स के बीच में ऐसे एरो बनाइए कि फील आए कि टेंशन जो है वो कोशिश करता है कि लेंथ ऑफ रस्सी को कम कर देगा। तो ये देखिए, रस्सी का एक पॉइंट यहाँ टच हो रहा है, यहाँ टच हो रहा है, एरो एरो।
दोनों के दोनों एरो ट्राई टू डिक्रीज द लेंथ ऑफ द रस्सी। ये टच, एरो एरो, ये टच, एरो एरो, तीर के निशान बनाइए। इस रस्सी में ये टच है, एरो एरो। रस्सी बदल जाएगी तो टेंशन बदल जाएगा। नाउ चेक द सिचुएशन। ये पूरी रस्सी तो एक ही है ना, तो अगर आपने यहां पे टेंशन टी लिखा, ये भी टी है, 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 रस्सी बदल गई तो टेंशन बदल गई। मान लेते हैं टी प्राइम, टी डैश, टी डैश। अब जो जिससे दूर जा रहा है वो उसी पे टेंशन है। अगर मैं इसको पुली 1 कहता हूं और इसको पुली 2 कहता हूं, तो ये वाला टेंशन पुली 1 पर है, ये वाला टेंशन ए पर है। वैल्यू में सेम हो गया, क्योंकि रस्सी अगर मासलेस है तो टेंशन एट एवरी पॉइंट बिकम सेम। ये वाला टेंशन पुली P1 पर है, ये वाला टेंशन पुली P2 पर है, ये वाला टेंशन पुली P2 पर है, P2 से दूर जा रहा है। ये वाला टेंशन भी पुली P2 पर है, ये वाला टेंशन अगर मैं इसको सपोर्ट नाम दे दूं तो टेंशन सपोर्ट पर है। समझ पा रहे हैं बात को? इसकी प्रैक्टिस जम के करनी पड़ेगी। इसमें आपको जो है कमांड लेना होगा, क्योंकि अगर ये गलत हो जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें कभी सही नहीं हो सकती। नेक्स्ट जो फोर्स है उसका नाम है फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स, और हम इस फ्रिक्शन फोर्स को स्मॉल f से लिखेंगे। तो जानते हैं इस फ्रिक्शन फोर्स के बारे में। जो फ्रिक्शन फोर्स होता है तो इट ऑलवेज फॉर्म, कब बनता है? इट ऑलवेज फॉर्म व्हेन टू सरफेसेस, ब्रैकेट में बॉडीज, मेक कांटेक्ट। अगर दो सरफेसेस या दो बॉडीज कांटेक्ट में हैं तो ये बनेगा। तो तुम यहां पे कह सकते हो सर नॉर्मल रिएक्शन भी तो बना करता था। भाई इस जगह पर नॉर्मल रिएक्शन भी तो बनता था, तो लीजिए वो वाला पॉइंट भी ऐड कर दें। नॉर्मल रिएक्शन ऑल्सो टेक प्लेस, यहां पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी होता है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑल्सो टेक प्लेस, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स भी तभी बनता है व्हेन टू सरफेसेस मेक कांटेक्ट, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी तभी बनता है जब इट ऑलवेज फॉर्म व्हेन टू सरफेसेस मेक कांटेक्ट। अब जो बात लिखने जा रहे हैं जरा उस पर ध्यान दें। इट ऑलवेज फॉर्म व्हेन टू सरफेसेस मेक कांटेक्ट एंड रिलेटिव मोशन टेक प्लेस बिटवीन देम। रिलेटिव मोशन का मतलब होता है जब एक के रेस्पेक्ट में दूसरे को देखो तो डिस्टेंस जो है कम या ज्यादा होनी चाहिए। जैसे मैं आपको देख रहा हूं तो मेरे और तुम्हारे बीच की जो डिस्टेंस है वो नहीं बदल रही है, तो रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हमारे और तुम्हारे बीच में रिलेटिव डिस्टेंस कम या ज्यादा होने लगे तो हम बोलेंगे कि रेस्पेक्ट में मेरे रिलेटिव मोशन है, तुम्हारे रिस्पेक्ट में भी रिलेटिव मोशन है। तो दो लोगों के बीच की डिस्टेंस जब कम या ज्यादा होती है उसको रिलेटिव मोशन कहते हैं। बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। जैसे ये हमारे पास में एक बॉक्स है और ये रही कोई सरफेस, ठीक है। सेम डायग्राम बनाता हूं। ये बॉक्स है और ये रही सरफेस, ठीक है। इट ऑलवेज फॉर्म, फ्रिक्शन फोर्स के बारे में लिखा, इट ऑलवेज फॉर्म व्हेन टू सरफेसेस मेक कांटेक्ट एंड रिलेटिव मोशन टेक प्लेस
बिटवीन देम। रिलेटिव मोशन टेक प्लेस बिटवीन देम। एक सिचुएशन और आ रही है दिमाग में कि रिलेटिव मोशन हो नहीं रहा है लेकिन होने की कोशिश की जा रही है। सपोज बोल लो कि ये तुम्हारे घर में भारी भरकम अलमीरा है, ये अलमारी है और ये रखी हुई है, आप इस पर एक फोर्स लगा रहे हो, ये फोर्स लगा रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप अलमारी को, अलमीरा को खिसकाना चाहते हो। यानी इस सरफेस के रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो सरफेस के रेस्पेक्ट में तुम अलमीरा को आगे ले जाना चाहते हो लेकिन कामयाब नहीं हो रहे हो, तो यहां पर कहा जाएगा रिलेटिव मोशन की कोशिश की जा रही है और इसलिए फ्रिक्शन फोर्स होगा। नॉर्मल रिएक्शन तो होगा ही होगा, तो यहां पर फ्रिक्शन फोर्स होगा, फ्रिक्शन फोर्स होगा क्योंकि यहां रिलेटिव मोशन की कोशिश की जा रही है। जरा ये देखिएगा, ये वही अलमीरा है, ये वही अलमीरा है और यही आपके सरफेस पर रखी हुई है, घर पर आपके रखी हुई है और आप इसको खिसकाने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो, तो यहां पर कोई एफर्ट्स नहीं किया जा रहा, रिलेटिव मोशन है ही नहीं, तो यहां पर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा लेकिन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तब भी होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमेशा होता है जब दो सरफेसेस क्या होती हैं, कांटेक्ट में होती हैं, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स तब होता है जब दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में होती हैं और उनके बीच में रिलेटिव मोशन या तो हो रहा होता है या रिलेटिव मोशन की कोशिश की जा रही होती है। तो मैं इस लाइन को जरा सा कंप्लीटली लिख देता हूं कि इट ऑलवेज फॉर्म व्हेन टू सरफेसेस मेक कॉन्टेक्ट एंड रिलेटिव मोशन एक्चुअली, या तो रिलेटिव मोशन हो रहा होगा या फिर क्या लिखा जाए इसको, आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा, इसको क्या कहेंगे, क्या किस तरीके से लिखेंगे, मेक कॉन्टेक्ट एंड रिलेटिव मोशन रिलेटिव मोशन या ट्राई टू रिलेटिव मोशन, चलिए ये काम बन गया, रिलेटिव मोशन टेक प्लेस, डन। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि फ्रिक्शन फोर्स को लेकर के बहुत अलर्ट रहना है। पहला जो पॉइंट है फ्रिक्शन फोर्स को लेकर के कि इट ऑलवेज फॉर्म व्हेन टू सरफेसेस या फिर बॉडीज मेक कांटेक्ट, और साथ ही साथ ये होना भी जरूरी है एंड रिलेटिव मोशन और ट्राई टू रिलेटिव मोशन टेक प्लेस बिटवीन देम। ये बहुत जरूरी बात है, केवल कांटेक्ट होना ही सफिशिएंट नहीं है, उनके बीच में रिलेटिव मोशन की कोशिश होना या रिलेटिव मोशन एक्चुअली होना वो जरूरी है। तो इट ऑलवेज फॉर्म व्हेन टू सरफेसेस या फिर बॉडीज मेक कांटेक्ट एंड रिलेटिव मोशन और ट्राई टू रिलेटिव मोशन टेक प्लेस बिटवीन देम, पहली बात। दूसरा जो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स है वो हमेशा म्यूचुअल होती है। म्यूचुअल का मतलब होता है इधर भी होगी और उधर भी होगी, एंड ऑलवेज अलोंग कॉन्टेक्टिंग सरफेसेस, और कॉन्टेक्टिंग सरफेसेस के हमेशा अलोंग होती है। जबकि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो था वो कॉन्टेक्टिंग सरफेस से कैसा था, परपेंडिकुलर था। एंड द लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है बट लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो ऑलवेज अपोजिट रिलेटिव मोशन। जैसे कि मैंने यहां पर डायग्राम बनाया था, आप देख सकते हैं कि ये एक बॉक्स है, ये सरफेस है और ये वाला फोर्स जो है इस बॉक्स को आगे खिसकाना चाहता है। दिस फोर्स इज अटेम्प्टिंग टू मेक द मोशन। तो सरफेस के रेस्पेक्ट में ये जो सरफेस है, सरफेस के रेस्पेक्ट में ये बॉक्स आगे खिसकना चाहता है, हो रहा नहीं हो रहा डजंट मैटर, तो फ्रिक्शन फोर्स बॉक्स पर हो जाएगा जस्ट इसके अपोजिट, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। तो छोटा एफ फ्रिक्शन फोर्स किस पर, बी फॉर बॉक्स पर रिस्पेक्ट टू सरफेस।
और अगर बॉक्स पर आप अटैच हो जाएं, बॉक्स पर अपने आप को अटैच कर लें, तो बॉक्स आगे जा रहा है या आगे जाना चाहता है। अगर बॉक्स आगे जाना चाहता है तो ये सरफेस किधर जाएगा? पीछे जाएगा, आपको ऐसा लगेगा। एंड दैट इज वाई अगर सरफेस पीछे जाएगा तो सरफेस पर जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा, तो सरफेस पर फ्रिक्शन फोर्स ड्यू टू बॉक्स। नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन पहले भी बता चुका हूं, फिर से आप देख सकते हो। और इस वाले डायग्राम में आप देखिए कोई रिलेटिव मोशन की कोशिश नहीं की जा रही है। यहां पर सरफेस है, इसके ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है। आप ये समझें कि घर पर आपके अलमीरा है भारी भरकम और ये रखा हुआ है, आप इसको खिसकाने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। कोशिश नहीं कर रहे हो तो फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा। रिलेटिव मोशन की कोशिश नहीं होगी, रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लेकिन तब भी होगा। ठीक है, और डायग्राम बना के आपको इस चीज को समझना चाहिए। ये सब सर्कुलर मोशन में यूज होने वाले हैं, दैट इज वाई इनकी इंफॉर्मेशन दी जा रही है। ये कोई सरफेस है, मान लेते हैं ये दीवार है और एक ऑब्जेक्ट इस दीवार पर ये है। अब दीवार से इसको देखो तो दीवार के रेस्पेक्ट में जो ऑब्जेक्ट है वो किधर खिसकना चाहता है? नीचे। तो रेस्पेक्ट टू वॉल दिस ऑब्जेक्ट विल गो डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो फ्रिक्शन फोर्स इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ये कॉन्टेक्टिंग सरफेस है, फ्रिक्शन फोर्स ये हो जाएगा ऐसे। ये फ्रिक्शन फोर्स किस पर है? बॉक्स पर है। किसकी वजह से है? वॉल की वजह से। एक डिसाइड हो गया, दूसरा इसका जस्ट एंटी हो जाएगा। ये वॉल पर हो जाएगा रेस्पेक्ट टू बॉक्स। और या फिर आप वैसे ही जज कर लो कि जब तुमने वॉल पर अपने आप को अटैच किया, वॉल से अपने आप को अटैच करके देखा तो ये बॉक्स नीचे जाना चाहता है तो फ्रिक्शन फोर्स ठीक उसका उल्टा हो जाएगा। अब जरा बॉक्स से अपने आप को अटैच कर लो तो जब ये बॉक्स नीचे जाएगा तो वॉल कैसी जाएगी? ऊपर जाएगी, तो फ्रिक्शन फोर्स ठीक उसका उल्टा हो जाएगा। बट मैं आपको जो सजेस्ट कर रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। किसी एक को जज करना बहुत आसान होगा, वो जज कर लो, उसके बाद दूसरा वाला जस्ट एंटी। तो फ्रिक्शन फोर्स आ चुका है, दोनों वैल्यू में इक्वल होंगे। और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ये देखिए, दो एरो बनाए जो सिखाया हुआ है। ये वाला नॉर्मल रिएक्शन बॉक्स पर है बिकॉज ऑफ द वॉल, और ये वाला नॉर्मल रिएक्शन वॉल पर है बिकॉज ऑफ द बॉक्स। ठीक है, अब फ्रिक्शन फोर्स है लेकिन रिलेटिव मोशन की कोशिश तो की जा रही है बट हो नहीं रहा। फ्रिक्शन फोर्स तो है, रिलेटिव मोशन की कोशिश की जा रही है बट हो नहीं रहा। तो ऐसे फ्रिक्शन फोर्स को कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। इसको क्या कहते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। और एक डायग्राम बनाते हैं, ये देखिए। ये हमारे पास में इंक्लाइंड प्लेन है। हमने यहां पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ये कॉन्टेक्टिंग सरफेस है। क्या आसान है ये जज करना, आसान है कि प्लेन के रेस्पेक्ट में ये बॉक्स किधर जाना चाहता है? नीचे। रेस्पेक्ट टू द इंक्लाइंड प्लेन ये बॉक्स नीचे जाना चाहता है, तो बॉक्स पर जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो ये बॉक्स पर फ्रिक्शन फोर्स होगा रेस्पेक्ट टू प्लेन, P फॉर प्लेन। तो दूसरा वाला फ्रिक्शन फोर्स जैसे उसका उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लेन पर रेस्पेक्ट टू बॉक्स। और ये नॉर्मल रिएक्शन आ गया, ये वाला नॉर्मल रिएक्शन बॉक्स पर होगा बिकॉज ऑफ द प्लेन, ये वाला नॉर्मल रिएक्शन प्लेन पर होगा बिकॉज ऑफ द बॉक्स। सिखा चुका हूं उसके अकॉर्डिंग। समझ पा रहे हैं बात को? बात कर रहा हूं स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, रिलेटिव मोशन की कोशिश की जा रही है बट एक्चुअली रिलेटिव मोशन नॉट टेक प्लेस। रिलेटिव मोशन की कोशिश की जा रही है लेकिन हकीकत में रिलेटिव मोशन हो नहीं पा रहा है। तो उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स है दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, और हम इसको Fs से लिखेंगे। तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या है? ड्यूरिंग
अटेम्प्टिंग ऑफ relative motion between two contacting surfaces ब्रैकेट में bodies if actually motion not take place then it is static friction force FS। डायग्राम बना के समझते हैं। यहां ये बॉक्स है, हमने इस बॉक्स पर एक फोर्स लगाया। देखो रिलेटिव मोशन अगर होगा ना तो मोशन कराने वाला कोई ना कोई फोर्स होगा। ये फोर्स 0.1 न्यूटन का है, लेकिन बॉक्स ने मोशन किया नहीं है, नो मोशन। मोशन करने की कोशिश की जा रही है लेकिन मोशन हुआ नहीं है, यानी इस 0.1 न्यूटन के फोर्स में मोशन नहीं हो पा रहा, कोशिश तो हो रही है। तो सरफेस के रिस्पेक्ट में बॉक्स आगे जाएगा, तो ये फ्रिक्शन फोर्स हो गया बॉक्स के ऊपर बिकॉज ऑफ द सरफेस। इसका ठीक उल्टा ये फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा सरफेस पर बिकॉज ऑफ द बॉक्स। ठीक है, क्लियर है बात? आगे चलते हैं। सेम सिचुएशन है, ये बॉक्स है। अब हमने लगने वाले फोर्स को 0.1 न्यूटन से बढ़ा करके 0.2 न्यूटन कर दिया, अभी भी नो मोशन, नो मोशन, लेकिन रिलेटिव मोशन की कोशिश तो की जा रही है ना। तो सरफेस के रेस्पेक्ट में ये बॉक्स आगे जाना चाहता है, तो ये बॉक्स पर फ्रिक्शन फोर्स हो गया बिकॉज ऑफ द सरफेस, और ये हो जाएगा सरफेस पर फ्रिक्शन फोर्स बिकॉज ऑफ द बॉक्स। ठीक है, ये बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो अब रूल के अकॉर्डिंग, फिजिक्स के अकॉर्डिंग आप अगर देखें तो बड़ी आसानी से ये बात समझ में आ जाएगी। ये बॉक्स ने मोशन नहीं किया, मैं बॉक्स को अलग निकाल देता हूं, ये बॉक्स अलग निकाल दिया। बॉक्स ने मोशन नहीं किया है, बॉक्स को अलग निकालो। बॉक्स पर लगने वाला फोर्स इधर है 0.1 न्यूटन का, बॉक्स पर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स इधर है, फिर भी कोई मोशन नहीं हुआ है, यानी ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। मतलब इस वाले फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू इसके बराबर है और रिजल्ट 0 हो गया। और दूसरा, अगर आप नॉर्मल रिएक्शन दिखाओगे, ये देखिए ये नॉर्मल रिएक्शन बॉक्स पर और ये नॉर्मल रिएक्शन सरफेस पर, तो नॉर्मल रिएक्शन बॉक्स पर ये रहा बिकॉज ऑफ द सरफेस, और ये mg बॉक्स का mg, इधर भी कोई मोशन नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि नॉर्मल रिएक्शन जो बॉक्स पर है सरफेस की वजह से वो mg के क्या है? बराबर है। ठीक है, जिसकी बात हो रही है केवल उस पर लगने वाले फोर्सेस की मैंने बात करी है। और यहां पर बातों ही बातों में आपने देखा कि इस सिचुएशन का जो ये स्टैटिक फ्रिक्शन है वो किसके इक्वल है? 0.1 न्यूटन के, तभी तो ये मोशन नहीं करने दे रहा, अदरवाइज मोशन नहीं हो जाता। अब देखिए यहां पर भी मोशन नहीं हो रहा है, यानी यहां का जो फ्रिक्शन फोर्स बॉक्स पर है ये बॉक्स का फ्रिक्शन फोर्स है, और ये इस लगने वाले फोर्स से क्या हो रहा है? लड़ रहा है और कैंसिल कर रहा है। यानी कि यहां पर जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो कितना हो गया? 0.2 न्यूटन। क्या सीखने को मिला? स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। जैसे जैसे आप एफर्ट्स बढ़ा रहे हैं ये अपनी वैल्यू को क्या कर रहा है? बढ़ाता जा रहा है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन फोर्स है। जैसे जैसे आप वैल्यू को बढ़ा रहे हैं ये अपनी वैल्यू को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है।
जैसे जैसे आप रिलेटिव मोशन कराने के लिए जो फोर्स लगा रहे हैं वो अगर बढ़ रहा है तो ये अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है, बढ़ाता चला जा रहा है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। मान लेते हैं ऐसे चलते चलते प्रोसेस कंटिन्यू होता गया और हम यहां पहुंच गए, और ये हमने एफर्ट्स और बढ़ा दिया, हमारे फ्रिक्शन फोर्स ने अपने आप को फिर से बढ़ा दिया। ये फ्रिक्शन फोर्स है बॉक्स पर रेस्पेक्ट टू सरफेस। बट कभी ना कभी तो ऐसा होगा ना कि ये बॉक्स क्या करने लगेगा, मोशन करने लगेगा। तो यानी कि इसकी जो वैल्यू है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, इसकी ये क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी। यानी उस मैक्सिमम वैल्यू से अगर ऊपर तुमने अप्लाइड फोर्स कर दिया तो फिर क्या होने लगेगा, मोशन होने लगेगा। और इस स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। बात समझ पा रहे हैं? तो यहां पर इन सारे डायग्राम्स को बना करके जो मेरा मेन मोटो था वो ये पूरा हो गया कि अब अगर मैं ये लाइन लिखता हूं तो आप समझ पाएंगे कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है एफएस इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग, हालात के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफएस एट विच और below which actually relative motion not take place is called लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जिस पर या जिसके नीचे अगर आप रहते हैं तो एक्चुअल में रिलेटिव मोशन की कोशिश तो की जा रही होगी बट होगा नहीं, उसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे कि अबव विच रिलेटिव मोशन टेक प्लेस इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, तो ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। मैं इसको भी लिख देता हूं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि एफएस above which मोशन टेक प्लेस। अब मोशन को रिलेटिव मोशन समझना भाई, मोशन टेक प्लेस इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन एफएल। ठीक है, पिक ले लो। इसका मतलब ये हुआ कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। और ये पता चल रहा है कि ये प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है ये, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और ये एक प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट है, इसलिए इसका कोई डेरिवेशन नहीं है। प्रैक्टिकली यू कैन सी कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के कैसा है, प्रोपोर्शनल है। तो यहां पर एफएल एफएस मैक्स प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो इक्वल का साइन आता है, साथ में कांस्टेंट आता है। यहां पे जो कांस्टेंट है वो म्यू है,
और इसको कहते हैं म्यू एस। ये कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब स्टैटिक फ्रिक्शन से जब ऊपर हम चले गए और मोशन होने लगा, जरा ये देखिएगा, ये सरफेस है और बॉक्स पर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स ये है, ये है बॉक्स पर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स बिकॉज ऑफ द सरफेस, और ये लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो चुका। तो इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होगा आफ्टर इट, यानी ये सिचुएशन जब आ जाएगी तो उसके बाद क्या होगा? ये बॉक्स में मोशन आ जाएगा, ये मोशन होने लगेगा। अभी तो मोशन नहीं होगा, नो मोशन होगा, बट अब मोशन होने लगेगा तो सरफेस के रिस्पेक्ट में ये मोशन कर रहा है। अब जो फ्रिक्शन फोर्स है उसको कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, यानी जिस समय मोशन हो रहा है उस सिचुएशन में जो फोर्स होता है फ्रिक्शन वाला, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की जो डेफिनेशन है वो क्या होगा? व्हेन रिलेटिव मोशन टेक प्लेस बिटवीन टू बॉडीज या टू सरफेसेस, तो उनके बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स होता है दैट इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। यहां पर जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के, तो इट इज फ्रिक्शन फोर्स व्हेन एक्चुअली relative motion take place, relative motion take place between two contacting surfaces। ठीक है, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी जब प्रैक्टिकली निकाली जाती है तो आती है एफ के इज इक्वल टू म्यू के एन। ये जो आपका म्यू के है इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट है और काइनेटिक फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट है, इनकी जब भी वैल्यू निकाली जाती है तो हमेशा 1 से छोटी आती है। प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट है सारा, एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट है सारा, दैट इज वाई नो नीड टू डेरिवेशन, उसका कोई रोल नहीं है। प्रैक्टिकली ये देखा जा चुका है कि जो म्यू के है और जो म्यू एस है, म्यू एस ऑलवेज लेस देन 1, ऑलवेज लेस देन 1, म्यू के ऑलवेज लेस देन 1। ये भी देखा गया है कि जो म्यू के है वो म्यू एस से कम रहता है। ठीक है, जब दोनों तरफ n से मल्टीप्लाई कर दो तो यहां पे हो जाएगा n म्यू के, तो यहां रह जाएगा n म्यू एस, और आगे जाएंगे तो n म्यू के क्या हो जाएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन, और n म्यू एस क्या हो जाएगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या होती है? कम होती है। अगर तुमने एग्जाम में ऐसा लिख दिया काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होती, गलत हो जाएगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन की क्या है? मैक्सिमम वैल्यू। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से हमेशा कैसी होती है? कम होती है। ठीक है, क्लियर है बात? गो फॉर दिस। अब अगर हम एक ग्राफ बनाएं, प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट है सारा, यहां पर हमने अप्लाइड फोर्स रखा, अप्लाइड फोर्स फॉर रिलेटिव मोशन, जिसकी वजह से हम चाहेंगे कि रिलेटिव मोशन हो या ट्राई टू रिलेटिव मोशन और ट्राई टू रिलेटिव मोशन। और यहां पर है फ्रिक्शन फोर्स। ठीक,
तो ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स, और ये हो गया अप्लाइड फोर्स, जिससे या तो रिलेटिव मोशन होने लगेगा या उसकी कोशिश की जाएगी। तो यहां पर है कैपिटल एफ, यहां पर है छोटा एफ। पहले कैपिटल एफ नहीं था तो फ्रिक्शन फोर्स भी नहीं होगा, पहले ही बताया जा चुका है। अगर रिलेटिव मोशन की कोशिश नहीं की जाएगी तो फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा। तो जब आपने एक्सटर्नल फोर्स मोशन के लिए लगाया ही नहीं था या मोशन वाला कोई फोर्स नहीं था तो फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा। अब हमने कैपिटल एफ की वैल्यू को 0.1 न्यूटन कर दिया तो फ्रिक्शन फोर्स भी हमारा 0.1 न्यूटन हो गया, क्योंकि मोशन नहीं हो रहा है। यहां पर एक टेबल में और बना देते हैं मोशन, तो मोशन नहीं हो रहा है, अभी भी मोशन नहीं हो रहा है। अगर 0.1 न्यूटन फोर्स लगाने के बाद मोशन नहीं हो रहा है तो हमारे स्टैटिक फ्रिक्शन ने एडजस्ट करके अपने आप को कितना कर दिया, 0.1 न्यूटन। फिर 0.2 न्यूटन लगाया तब भी कोई मोशन नहीं हुआ, नो मोशन। इसका मतलब है ये 0.2 न्यूटन हो गया। यानी कि ये दोनों आपस में कैसे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यही तो हुआ ना, इसका मतलब जितना तुम उतना हम, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यानी कि जो ग्राफ आएगा वो ऐसा आएगा। ऐसे चलते 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 यहां पर पहुंच गए। ये कुछ वैल्यू, सपोज दैट कि ये वैल्यू जो है 0.80 न्यूटन हो गई और मोशन अबाउट 2 आ गया। अबाउट 2 का मतलब बस होने के लिए तैयार है, हुआ नहीं है, बस होने ही वाला है। तो ये हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स है क्या हो गया, लिमिटिंग। अबाउट टू, मोशन की कंडीशन अबाउट टू है, मोशन बस करने ही वाला है, यानी कि अपना जो फ्रिक्शन है लिमिटिंग पे पहुंच गया है। तो ये हमारे स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्स वैल्यू है, इसी को लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक, अब इसके आगे मोशन हो रहा है, कौन सा फ्रिक्शन आ गया, काइनेटिक फ्रिक्शन। अब काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू यहां पर आएगी, और थोड़ा सा ये ग्राफ ऐसे चलता है, यानी देखिएगा काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो रही है, ध्यान दो, कम हो रही है, 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 बहुत कम नहीं हो पाती है। और देखो यहां तक आने के बाद चेक द सिचुएशन, ये आ गया एफ के। जिस समय मोशन अबाउट टू के बाद होने लगता है उस समय फ्रिक्शन जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ा क्या हो जाता है, कम, और उसके बाद देखिए कांस्टेंट हो गया। यानी कि अब ये फोर्स आप बढ़ाते जाएंगे और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या हो गया, कांस्टेंट। ठीक है, ये बात समझ पा रहे हैं ना। यानी कि जब मोशन होने लगा उस समय जो फ्रिक्शन अब है, सपोज कर लो कि मोशन करते करते जो है 1 घंटे हो गया है, तो अब काइनेटिक फ्रिक्शन जो सेट हो गया था वही रहेगा, वो उसके बाद में नहीं बदलेगा। और वही सिचुएशन दिख रही है कि स्टैटिक फ्रिक्शन के जब बाद मोशन होने लगता है थोड़ा सा फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाता है, थोड़ी देर के लिए फ्रिक्शन फोर्स कम कम कम, और ये काइनेटिक फ्रिक्शन है, ये लाल पेन से जो दिखाई दे रहा है वो सब काइनेटिक फ्रिक्शन है। और काइनेटिक फ्रिक्शन की बहुत जल्दी एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है और यही कांस्टेंट वैल्यू सेट हो जाती है पूरे मोशन में। ठीक है, यानी अगर कोई आपसे पूछे कि क्या रिलेटिव मोशन जब एक्चुअली हो रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन वेरी करता है, तो आंसर क्या है, बहुत जल्दी ये अपने आप को क्या कर देता है, कांस्टेंट कर देता है।
अगर ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा नहीं होता तो कार के जो टायर है वो फट जाते हैं, क्योंकि लगातार अगर फ्रिक्शन होता जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगातार बढ़ता जाएगा, चेंज होता जाएगा, तो जब फ्रिक्शन फोर्स आता है तो क्या डेवलप होती है? हीट। बट यहाँ पर जो फ्रिक्शन है वो क्या हो चुका है? कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब ये अपने आप को बदल नहीं रहा है, और अगर नहीं बदल रहा है तो मोशन करने वाले ऑब्जेक्ट को कहीं कोई प्रॉब्लम अब नहीं हो रही है। शुरू में होगी जब मोशन होने वाला होगा, जब मोशन स्टार्ट होने वाला होगा तो दिक्कत होगी, तो एफर्ट्स करना पड़ता है। आप भी जब साइकिल को चलाते हैं तो पहले कुछ देर तक पैडलिंग के लिए आपको एफर्ट्स करना पड़ता है, उसके बाद में फिर चीज़ें क्या हो जाती हैं? नॉर्मल हो जाती हैं। तो ये बताता है कि बिगिनिंग ऑफ द मोशन में या मोशन की शुरुआत कराने में आपको एफर्ट्स लगाना पड़ता है, लेकिन एक बार जब मोशन मेंटेन हो जाता है तो फ्रिक्शन कैसा हो जाता है? कांस्टेंट। एक सेकेंड।